दिस इज अल्फिया गौरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की एक बड़ी हेडलाइन पर, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तब आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। ताइवान को कोरोना से लड़ने का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के साथ वो दुनिया में सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसे एंट्री नहीं मिल पा रही है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान चाइना ताइवान के खिलाफ खड़ा है, लेकिन अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना और अमेरिका में काफी टाइम से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों ही कोरोना का इल्जाम एक दूसरे के सर पे मलने में लगे हुए हैं। आखिर ताइवान की एंट्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट साबित होती है और उसकी रोक में कौन पीछे लगा हुआ है, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ताइवान और चाइना के बीच में आखिर लड़ाई किस बात की। ये बात 1948 की है, जब चाइना में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। एक तरफ थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी तरफ थी कैपिटलिस्ट पार्टी। कैपिटलिस्ट पार्टी के नेता थे चांग काई शेक, रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट और नेशनलिस्ट पार्टी क्योमिंतांग के चेयरमैन, और दूसरी तरफ थी माओ सेतुंग की सेना। इस समय तक माओ ने काफी हद तक चाइना को कब्जा कर लिया था और चांग काई शेक और उनके समर्थकों को पता था कि अब इस जंग को नहीं जीता जा सकता। काफी विकल्पों पर सोच विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या वे पश्चिमी चाइना यानी सदर्न चाइना चले जाएं, लेकिन अधिकारियों का मानना था कि माओ की सेना वहां भी पीछा करते करते आ जाएगी। आखिर में उन्हें यही सोचना पड़ा कि यहाँ से भागने का समय आ चुका है। भागने के लिए चाइना से थोड़े ही दूर एक द्वीप, एक आइलैंड को चुना गया। ये आइलैंड पहले चाइना का ही था, लेकिन पहली वॉर 1895 में जापान से हारने के बाद इसे जापान को देना पड़ा। जापान के पास काफी समय तक ये आइलैंड रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद ये आइलैंड वापस से चाइना के पास आ गया। भागने की तैयारी में चांग काई शेक ने अपने सारे एयरप्लेन्स के थ्रू सामान चाइना से ताइवान को शिफ्ट करवाना चालू किया। हथियार, अनाज और पैसों के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशंस को भी रीलोकेट करने की पूरी कोशिश की गई। अगस्त 1948 से दिसंबर 1949 तक ये प्रतिक्रिया चलती रही। रोज 50 से 60 एयरप्लेन्स का यही काम होता कि चाइना से ताइवान को सामान पहुंचाना है। इसके अंत में गए चांग काई शेक, जिनके हिसाब से चाइना की ऑफिशियल सरकार भी उनके साथ उसी आइलैंड पर शिफ्ट हो गई। ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और मेनलैंड चाइना, जिसे हम चाइना बुलाते हैं, उसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के ही नाम में चाइना जुड़ा है। ताइवान ने सोचा था कि एक बार आइलैंड पर शिफ्ट होने के बाद वो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ चाइना पर अपना कब्जा वापस हासिल कर लेगा, और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था प्रोजेक्ट नेशनल ग्लोरी। परंतु इसमें कामयाबी न मिलने के कारण उन्होंने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया था इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे। वहीं चाइना का मानना है कि ताइवान अभी भी उन्हीं का हिस्सा है और एक ना एक दिन बाय हुक और बाय क्रुक उसी में शामिल होएगा। यही एक बड़ी वजह है चाइना और ताइवान की इतनी कट्टर दुश्मनी का। ताइवान का एक्सपीरियंस एक रेयर और पॉजिटिव केस है कि कैसे एक गवर्नमेंट के सही स्टेप्स लिए जाने पर कोरोना जैसी बीमारी का फैलाव बचाया जा सकता है। ताइवान में अभी तक 440 केस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 383 रिकवर हो गए हैं और सिर्फ 7 की मौत हुई है। ताइवान में 2 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है और चाइना और ताइवान का ट्रैवल रेट भी काफी ज्यादा है। उसके बावजूद इतने कम केस होना काफी प्रभावशाली है। 11 मई से अभी तक केसेस में कोई बढ़ोतरी भी नहीं देखी गई है। आखिर ताइवान के लिए मुमकिन कैसे हुआ? ये मुमकिन था क्योंकि ताइवान की पहले से ही तैयारी थी। जितने हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स इस बीमारी से लड़ने के लिए उनकी जरूरत थी, उन्हें पहले से ही तैयार किया गया और उनकी सलाह ली गई। अपनी सरकार की क्षमता बढ़ाई गई और ज्यादा से ज्यादा सही इंफॉर्मेशन पास कर लोगों को अवेयर किया गया। 31 दिसंबर 2019 को ताइवान को भनक लगी कि चाइना की वुहान सिटी में एक अलग तरह का निमोनिया फैल रहा है। ताइवान को भनक थी कि इस वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होने की संभावना है, और उसने हाथों हाथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आगाह किया। लेकिन उसे वहां से कोई जवाब नहीं मिला, और इसके विपरीत जब चाइना ने कहा कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकती, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सपोर्ट करके उसकी बात की पुष्टि करी। ताइवान में 2003 में सार्स नाम की एक बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी, जिसके लक्षण कोरोना वायरस से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसलिए ताइवान ने रिस्क ना लेकर सही समय पर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन चालू कर दिया था।
ताइवान की सबसे अच्छी बात है कि वो रोज इंफॉर्मेशन पारदर्शी रूप से अपनी जनता को प्रोवाइड करता है। एक सेंट्रल एपिडेमिक कमांड सेंटर जो कि सार्स से लड़ने के बाद बनाया गया था, वहां से रोज ऐसी इंफॉर्मेशन पास होती है ताकि वो वर्ल्ड तक पहुंच सके। लेकिन चाइना जैसे तैसे उस इंफॉर्मेशन को दबाकर अपनी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को देने की कोशिश करता है। ताइवान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके खिलाफ है। पीआरसी का मानना है कि ताइवान इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बल्कि अभी भी चाइना का ही हिस्सा है और पीआरसी को ये हक है कि वो वर्ल्ड में चाइना को रिप्रेजेंट करे। हालांकि इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जो जो भी चीजों की जरूरत होती है एक स्टेट बनने के लिए, वो सब है ताइवान के पास। यहाँ तक कि 15 देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी वो रखता है। लेकिन चाइना की पावर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट होने के कारण अपनी वन चाइना पॉलिसी उसने काफी हद तक लागू कर दी है। क्या है ये वन चाइना पॉलिसी? इसके अकॉर्डिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना को दो अलग अलग स्टेट न मान के एक चाइना माना जाए। दोनों ये मानते हैं कि दोनों ही चाइना के हिस्से हैं, लेकिन किसकी सरकार की पावर रहेगी इस बात पे डिस्कस करने या इस बात पे अग्री करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि ताइवान का इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में रहे। यहाँ तक कि मार्च में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान को एक इम्पोर्टेंट रोल मिले। चाइना के अप्रूवल के बाद ताइवान छोटी मोटी असेंबलीज में पार्टिसिपेट जरूर करता है, लेकिन टेक्निकल और हेल्थ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हमेशा ब्लॉक्ड रहता है। कोरोना से लड़ने के लिए ताइवान एक काफी वैल्यूएबल पार्टनर है। जिन देशों को जरूरत है उन्हें मास्क डोनेट कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ दूसरे देशों की मदद करना चाह रहा है और अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर टेस्ट किट और वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है। इतनी ज्यादा मेहनत और इनपुट्स के बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ताइवान को कोई भाव नहीं देता और उसे इग्नोर करता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि एक जर्नलिस्ट ने फोनिक इंटरव्यू के दौरान सीनियर एडवाइजर ब्रूस एल्वर्ट से पूछा कि ताइवान का बहिष्कार क्यों किया हुआ है, तो इस सवाल को सुनकर उन्होंने फोन ही काट दिया। यहाँ तक कि चाइना के रिपोर्ट्स के बेसिस पर ताइवान के केसेस को गलत भी बताया गया। ये सब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके जनरल डायरेक्टर टेड्रस एडनॉन का इलेक्शन जीतने के पीछे चाइना का बड़ा सपोर्ट था। साफ देख सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ से पहले इन्होंने भी पॉलिटिक्स को रख दिया। इन सब में इंडिया का जवाब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जापान के चेयरपर्सन की जगह अब इंडिया लेगा। तब इंडिया चाइना के हित में बोलेगा जो कि ताइवान के अगेंस्ट है, या फिर यूएस के हित में जो कि ताइवान के भी हित में है। इन सब के दौरान ताइवान ने इंडिया से रेगुलर बातचीत जारी रखी है और अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करी है। इंडिया ताइवान के कोलैबोरेशन के तहत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और नेशनल चेंग कंग यूनिवर्सिटी ने एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज कराया, जिसके थ्रू 14,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को फायदा हुआ अपने भारत में। ताइवान के फिजिशियंस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और अपने ट्रीटमेंट के तरीके भी भारत के साथ शेयर कर रहे हैं। भारत के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ताइवान मास्क भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और काफी ज्यादा इच्छुक है भारत की कोरोना के लिए जंग में लड़ने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारत भी यूएस के हित में जवाब देकर ताइवान की एंट्री पर हाँ की मोहर लगाएगा। कॉस्मोपॉलिटन देश विदेश में आज इतना ही। ऐसी और न्यूज सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।